अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम कुरतुल नूर। आज मैं लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि हाइपर कंजुगेशन में मोस्टली यूज़ होता है। डीलोकलाइजेशन तो मोस्टली यूज़ होता है मगर बच्चों को पता नहीं होता है कि डीलोकलाइजेशन होती क्या है। तो हमारे पास दो टर्म्स है, लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन। तो इन दोनों का अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ जाए ना, तो हाइपर कंजुगेशन मेरे नहीं ख्याल में किसी भी बच्चे को कभी भूलेगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन से पहले कंजुगेशन का जो टॉपिक है वो भी पता होना लाजमी है कि कंजुगेशन क्या होती है, और लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन तो मैं अभी करवाने लगी हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को करवा दूँगी और आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोकलाइजेशन होती है वो मैंने पहले डिफ़ाइन हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ना, यानी कि किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, मेटल या नॉन मेटल्स के ऊपर जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, उसको कह रहे हैं इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम और मॉलिक्यूल। लोकलाइजेशन में कभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। चार्ज अगर एक के ऊपर है उसी के ऊपर ही रहेगा, ठीक है, तो वो मूव नहीं करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन उसको नहीं लेके जाएंगे या वो दूसरी तरफ शिफ्ट कभी नहीं करेगा दूसरी जगह। ठीक है, एक ही जगह है, जिधर है उधर ही रहेगा। ठीक हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। और डीलोकलाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, वो रेजोनेंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिफाइन मैंने लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। तो क्या कह रहे हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लोकलाइजेशन में बिल्कुल भी नहीं होती और डीलोकलाइजेशन में होती है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही ये हाई स्टेबल या लेस स्टेबल होते हैं। यानी कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा, जब उसकी फॉर्म्स ही नहीं बन रही, तो फिर वो लेस स्टेबल ही होगा। और जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी के बनेंगे वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। बेंजीन जैसे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल हो गया। इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई पूछ लेता है। इसकी एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को करवाती हूँ। उसके बाद मेरे पास है डिफ़ाइन देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ऊपर वाली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की समझ नहीं आई तो इससे लाजमी समझ आ जाएगी कि लोकलाइजेशन क्या है। कोवलेंट बॉन्ड इन विच, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सी होती है इस कॉन्सनट्रेटेड बिटवीन 2 न्यूक्लियर द कंबाइनिंग एटम। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 एटम्स के दरमियान ही बनेंगे। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड हमें पता है ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो यही कह रहा है कोवलेंट बॉन्ड इन विच। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि हमारे पास H है, जैसे क्लोरीन है, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, म्यूचुअल शेयरिंग की ना, शेयर किया दोनों इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड बन गया। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। वो यही कह रहा है कोवलेंट बॉन्ड इन विच जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना इस कॉन्सनट्रेटेड, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही कंसनट्रेट करेगी और किसी एटम के दरमियान नहीं करेगी। 2 न्यूक्लियर द कंबाइनिंग एटम्स, सिर्फ 2 एटम्स के दरमियान। इसमें एटम्स की बात हो रही है, इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं हो रही। कंजुगेशन से डिफरेंट है। कंजुगेशन में हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की एक का जिक्र करते हैं, मगर इसमें एटम्स का है कि 2 एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसमें जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, सिर्फ उसको देखना है। इसमें क्या है, व्हेन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय मोर देन 2 न्यूक्लियर इन अ मॉलिक्यूल द बॉन्डिंग इज सेड टू बी डीलोकलाइजेशन। यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो से होते हैं आर शेयर्ड मोर, यानी कि 2 या 3। यानी इसके साथ मैं आप लोगों को एग्जांपल ही दे देती हूँ। जैसे ये देखिए, इससे आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी। ये हमारे पास 2 है मॉलिक्यूल, एक ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये 2 एटम्स है ना, कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये 2 एटम है, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये 2 एटम है, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि 2 एटम्स के दरमियान जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सिर्फ उसको हमने देखना है। इसमें क्या है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन मैंने देख लिया, इसमें 2 और मोर, यानी कि इन दोनों के दरमियान भी हो रही है, इन दोनों के दरमियान भी हो रही है, इन दोनों के दरमियान भी हो रही है। तो इसमें मोर एटम्स है ना, जिसमें के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सराउंड हो रहे हैं, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं या सराउंडिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, 1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये इसमें एक हो रहा है कि लोकलाइजेशन में क्या होता है, फुली डिस्क्राइब बाय ओनली 1 लिविंग स्ट्रक्चर। यानी कि हम इस चीज़ को फुली, इसके स्ट्रक्चर को फुली डिस्क्राइब कर सकते हैं सिर्फ एक लिविंग स्ट्रक्चर। अगर लिविंग स्ट्रक्चर का नहीं पता तो वो भी आप लोग जाके वीडियो देख लीजिए। फुली डिस्क्राइब बाय ओनली 1 लिविंग स्ट्रक्चर से ये हम डिस्क्राइब कर देते हैं। और ये नॉट फुली डिस्क्राइब और ओनली 1 स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होनी होती है। इसका बॉन्ड इधर जाना होता है, इसका बॉन्ड इधर जाना होता है, या तो ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉसिबल है।
कि लिव स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कम्प्लीटली हो जाए। और इसमें जो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, डायपोल मोमेंट, हीट ऑफ ऑटोमाइजेशन इज़ कैलकुलेटेड विच इज़ क्लोजर टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इनकी सब चीज़ें ना हम लोकलाइजेशन में क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटली करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी हीट ऑफ ऑटोमाइजेशन, इसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी 132, 183 कितनी आई है, वो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से इसकी डिफ़ाइन करते हैं। मगर इसमें क्या होता है, हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय वन स्ट्रक्चर। वन स्ट्रक्चर से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आ जाती हैं, हम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर इसमें हम कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, एक स्ट्रक्चर से नहीं कर सके। हमें ज़्यादा स्ट्रक्चर चाहिए, हमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर चाहिए, जिसकी वजह से हम इसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को। और डीलोकलाइजेशन जो सा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। डीलोकलाइजेशन मैंने क्या कहा है कि बॉन्ड ट्रांसफ़र यहाँ पे होगा, फिर बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। तो फिर बॉन्ड ट्रांसफ़र होता रहेगा, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी ज़्यादा बन जाएगी। जब ये यहाँ पे इस ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसके ऊपर आ जाएगा, तो थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा। इसीलिए इसी तरह हम ये वाला साइन लगाते हैं ना कि दोबारा फिर हम वो वाला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, फिर दोबारा वही फॉर्म बन जाती है। तो कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे किसी भी कंपाउंड के, उतना ही कंपाउंड स्टेबल होगा। तो यही कह रहे हैं कि डीलोकलाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, जितना कंपाउंड डीलोकलाइज होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इजीली आप लोगों को एग्जांपल से समझ आ जाएगी। जैसे मेरे पास कंपाउंड है CH3OH। अब इधर से अगर हम हाइड्रोजन निकाल लें, मैंने क्या कहा था, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होती। अगर इधर से हम हाइड्रोजन निकाल दें, ठीक है, तो इधर से निकालेंगे। अब ये देखें, इन O और H में एक बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे, उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। कंजुगेशन में मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो ले लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन दे देगा उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये वाला कहीं और नहीं अब अटैक कर सकता, कहीं और शेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम लोकलाइजेशन कहेंगे। डीलोकलाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, इधर एक्सप्लेन करती हूँ, H3C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये जो सा है, ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स दूसरों से, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, तो ये अपना 1-2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये दो जो से ये जो बॉन्ड है यहाँ से टूट के ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। इसके ऊपर एक 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना, और ये वाला जो सा है ऑक्सीजन यहाँ पे स्टेबल बनाने के लिए कार्बन को यहाँ पे दे देगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या हमारे पास कंपाउंड बना है, H3C सिंगल बॉन्ड O। अब ये स्टेबल हो गया, अभी मैं आप लोगों को काउंट करवाती हूँ। और इधर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड O, और ये बन गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब देखें इसमें कि पहले ये वाला कंपाउंड क्या था, ठीक है, तो इसमें भी बैलेंस तो हो रहा था, मगर हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी है ना कि डिस्ट्रीब्यूट हमने चार्ज, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज है, वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यानी कि इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इधर आके ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर दोबारा ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना, ये दोबारा यही फॉर्म बन जाएगी इसकी। तो क्या कह रहे हैं कि इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और उसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पूरे इनके पास हैं, यानी कि इसके पास कार्बन के पास बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4 बॉन्ड ही बन रहे हैं, 3 और ये 4। इधर कार्बन के पास 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन रहे हैं। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। तो यही है डीलोकलाइजेशन। और लोकलाइजेशन में चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, ठीक है। और इसमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इजीली हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स के बना सकते हैं। थैंक यू।